हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, या मैं बोलूं खत्म करने वाले हैं अपने सेंटर ऑफ मास टॉपिक को एक पर्टिकुलर लेक्चर से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन, जो कि है बॉम्ब एक्सप्लोजन। इसके जो बाकी केसेस थे वो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। एक पर्टिकुलर जो बॉम्ब एक्सप्लोजन का केस था वो यहां पर मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं और इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और ये फील करा दूंगा कि भाई बॉम्ब एक्सप्लोजन कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये तो मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूं कि आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, हमारा कंटेंट आपको 20 ही मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी पानी की बोतल, अपना दिमाग, पेन, पेपर, है ना, और क्या, और अपने नोट्स, फॉर्मूला कॉपीज, ये सब लेकर बैठे। अगर लेक्चर के दौरान मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं और आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। मैं रुक जाऊंगा, ऐसे आपकी उंगलियों पर तो नाचता रहता हूं दिन भर, मैं वहां पर रुक जाऊंगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन बन जाते हैं तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं, लेक्चर के एंड तक आपको सब कुछ बनने लग जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये वो मॉड्यूल है जो मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए बनाया हुआ है, जिस पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको और क्या प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन का बेस क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। एक जो सबसे मेजर चीज़ है वो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आपकी एक टेस्ट सीरीज अरेंज कराई जाए जिसमें आप अगर टेस्ट देंगे और आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है बाकी बच्चों के कंपेरिजन में, ठीक है ना। चलिए भाई, तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं बॉम्ब एक्सप्लोजन को। किसको? अरे बेटा बदल जाना, बॉम्ब एक्सप्लोजन, कंसेप्ट ऑफ बॉम्ब एक्सप्लोजन। कंसेप्ट ऑफ बॉम्ब एक्सप्लोजन, यहां पर जो कंसेप्ट लगता है बेटा वो कंसेप्ट है किसका? कंसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये है भाई केस। समझ में आई बात, है ना। होगा क्या? होगा कुछ नहीं, आपको बोला जाएगा कि एक बॉम्ब है ना, ऐसे बोला जाएगा कि एक बॉम्ब है और वो बॉम्ब क्या कर जाएगा? एक्सप्लोड कर जाएगा। मान लीजिए बॉम्ब है M, ठीक है ना। अब ये एक्सप्लोड कर गया, ठीक। एक्सप्लोड जब ये करेगा, मान लो ऐसे एक्सप्लोड कर गया, ठीक है ना, दो पार्ट में एक्सप्लोड कर गया, ठीक। आप देखोगे कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है ना। जब बॉम्ब फूटता है तो अपने आप फूटता है भाई, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ऐसी गन चलती है तो अपने आप गन चलती है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगता। तो वो जो गन की रिकॉइल वेलोसिटी वाला केस है उस पर भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है, ठीक। वैसे ही जब यहाँ पर बम एक्सप्लोड होता है तो बम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही जीरो हुआ तो हमने बोल दिया यहाँ कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। बॉम्ब एक्सप्लोड होने के पहले किस में रहता है? सेंटर में रहता है। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होगा, ज्यादातर केसेस में, सब में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। मान लीजिए अभी इसी केस में क्या है, बॉम्ब एक्सप्लोड होने से पहले रेस्ट पे था, इनिशियली एट रेस्ट पे था, इनिशियली एट रेस्ट पे था बॉम्ब आपका, है ना। ऊपर लिख देता हूं, बॉम्ब इज इनिशियली एट रेस्ट, ऐसा बोला है। इनिशियली एट रेस्ट मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? जीरो हो गया। आई बात समझ में, है ना। उसके बाद क्या हुआ? मान लीजिए दो पार्ट थे, समझना मेरी बात, दो पार्ट थे दो पार्ट चलेगा भाई कहीं कहीं किसी किसी वेलोसिटी से अपने अपने डायरेक्शन में। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। तो हम बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। अब फाइनल मोमेंटम हम चेक करेंगे, फाइनल मोमेंटम क्या हो रहा है। मान लीजिए कि टूटने के बाद ये वाला है एक हिस्सा और ये वाला है दूसरा हिस्सा, ठीक। इसका मास m है, मान लीजिए m1 मान लो, इसका मास m2 मान लो, दोनों अलग अलग मासेस में टूट गए, ठीक है ना। एक की वेलोसिटी मान लीजिए इस डायरेक्शन में निकली v1, है ना, तो दूसरे की वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में होना ही पड़ेगा। क्यों? करके देख लीजिए, करके देख लीजिए भाई। यहां पर फाइनल मोमेंटम बताओगे कितना होगा? फाइनल मोमेंटम होगा सर m1 v1 प्लस m2 v2, यही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही। लेकिन फाइनल मोमेंटम को तो क्या होना है? इनिशियल मोमेंटम के बराबर होना है, यानी कि जीरो होना है। तो अगर ये जीरो हो गया तो आप बोल सकते हो m1 v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 के बराबर, यानी कि जो v2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? माइनस ऑफ m1 v1 अपॉन m2। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। क्या बड़ी बात थी इसमें? कुछ भी बड़ी बात नहीं थी।
ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है बेटा, मोमेंटम को क्या होना है, कंजर्व्ड होना है। मतलब इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो था तो फाइनल मोमेंटम तो m1 v1 प्लस m2 v2 है, लेकिन इसको तो जीरो होना है। ये जीरो कब होगा, जब ये और ये वैल्यू अपोजिट हो, इक्वल और अपोजिट हो, इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो बट डायरेक्शन क्या हो, अलग हो, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके फाइनल मोमेंटम ये जीरो बनाएंगे। समझे कि नहीं समझे? इसलिए एक पार्ट अगर आगे v1 वेलोसिटी से गया है तो दूसरा पार्ट v2 वेलोसिटी से पीछे आ गया है। समझे कि नहीं? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के आपको बॉम्ब एक्सप्लोजन के केस सॉल्व करने हैं। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और वहीं से सीखेंगे। क्वेश्चन है स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड, स्टेशनरी बोल दिया, इनिशियल मोमेंटम जीरो, स्टेशनरी पार्टिकल बोल दिया, इनिशियल मोमेंटम जीरो, explodes into two particles of masses m1 and m2 which move in opposite direction with velocities v1 and v2. The ratio of their kinetic energies e1 and e2 is ratio of their kinetic energies। यार आपके पास अगर वेलोसिटी आ जाती है तो आप काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहां पर बोला है स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड्स, स्टेशनरी पार्टिकल था, इनिशियल मोमेंटम जीरो है ना, उसके बाद एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोड हो गया तो एक पार्टिकल गया ऐसा, एक पार्टिकल गया ऐसा, ठीक है ना, इंटू टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, m1 एंड m2, ठीक है, विच मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। सेम वैसा ही केस आ रहा है कि अगर इसकी वेलोसिटी v1 है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी, है ना? क्लियर है? ओके सर। चलो तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस m1 v1, ठीक है, पक्का? ओके सर पक्का। यहाँ मैंने डायरेक्शन अपोजिट थी v1 की इसलिए उसको माइनस ले लिया है ना, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। यहाँ पर आपको मोमेंटम में फंसाकर काइनेटिक एनर्जीज का रेशो पूछ रहा है। अरे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या वो काइनेटिक एनर्जी 1 कहला जाएगी? हाँ सर। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या वो काइनेटिक एनर्जी 2 कहला जाएगी? हाँ सर बिल्कुल कहला जाएगी, बिल्कुल कहला जाएगी। आप यहाँ ऑप्शन में देखो आपको मासेस के रेशो दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मास के रेशो दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, शायद आपको याद हो ना हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये फॉर्मूला याद आया? हाँ सर याद आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप 1 के लिए निकालोगे तो मास 1 हो जाएगा, अगर आप काइनेटिक एनर्जी सेकेंड पार्टिकल के लिए निकालोगे तो पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 2m2 हो जाएगा। ये मोमेंटम p ही क्यों है बताओगे मुझे? यहाँ p1 p2 क्यों नहीं हुआ? यहाँ p1 p2 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व्ड है। हेयर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बेटा। हेयर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0 है। इसका मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू p। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू p, इसलिए दोनों जगह मैंने मोमेंटम p ही लिख के रखा है। ठीक, इससे मुझे समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी जो है अगर मोमेंटम सेम है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? तो रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज E1 बाय E2 पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m2 अपॉन m1। यही होगा क्या? अरे यही होगा क्या? हाँ सर यही होने वाला है, पक्का। तो आंसर आ गया आपका कितना, m2 बाय m1। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। A shell in flight explodes into 4 unequal parts. Which of the following is conserved? Potential energy नहीं, नीचे आ जाएगा आपका धीरे धीरे। देखो ना, a flight मतलब a shell in flight, फ्लाइट में है, अगर वो एक्सप्लोड हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी अलग हो जाएगी क्योंकि मास अलग अलग हो जाएगा। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं हो सकती। मोमेंटम हो सकता है, बिल्कुल। एक्सप्लोड होगा तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगी, उसके बाद मोमेंटम हम क्या कर देंगे, कंजर्व कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी कंजर्व नहीं होने वाली, ऐसी भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A bomb of mass 30 kg at rest explodes into two pieces of mass 18 kg and 12 kg. The velocity of 18 kg mass is 6 meter per second. The kinetic energy of the other mass is, अच्छा, a bomb of mass 30 kg, bomb of mass 30 kg explode, अच्छा at rest है तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 0, explodes into two pieces of mass 18 kg and 12 kg. The velocity of 18 kg mass is 6 meter per second. अब मुझे नहीं पता भैया ऊपर जा रहा है सामने जा रहा है, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि एक जो पार्ट है, मान लो ऐसा ब्रेक हुआ तो उसका एक जो हिस्सा है वो जा रहा है आगे की तरफ v1 वेलोसिटी से, इसको आप m1 मान लो, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है 18 kg, है ना, और ये किस वेलोसिटी से जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है ना, मोमेंटम कंजर्व होना है। मुझे भी पता है कि फाइनल मोमेंटम को 0 होना पड़ेगा, या मैं बोलूँ फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम के बराबर होना पड़ेगा, ये मुझे पता है पहले से। जो दूसरा पार्ट है जो कि कितने केजी का है भाई,
12 kg का है, इसको आप बोल दो m2, ये जाएगा किस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। आपको पता है कि उल्टी डायरेक्शन में क्यों जाएगा, क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व होना है। इन दोनों के मोमेंटम को बराबर होना पड़ेगा ताकि एक दूसरे को कैंसिल आउट करके फाइनल मोमेंटम कितना बनाए, 0 बनाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, माइनस कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पहले से पता है इस डायरेक्शन में जाएगा, तो जाएगा m2 v2, है ना। इसको होना है 0 इनिशियल मोमेंटम के बराबर। तो m1 यानी कि 18, उसकी वेलोसिटी यानी कि 6 इज इक्वल्स टू m2 है कितना, 12, उसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो हो जाएगा 18 इंटू 6 बटे 12 इज इक्वल्स टू v2। ठीक है ना। तो ये 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 तिरका 9, तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, लेकिन ये तो पूछ ही नहीं रहा, ये तो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी निकालो ना, हाफ mv स्क्वायर करके, हाफ mv स्क्वायर करके काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। हाफ मास है 12, v का स्क्वायर 9 इंटू 9, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 ही छंग 12, 9 नाम 81 इंटू 6, 6 एकम 6, 6 9 6 8, 6 8 48, है ना, 486 जूल। कितना आ गया, 486 जूल आ गया। क्लियर। अच्छा, इसको एक करने का दूसरा तरीका भी था, सेकंड मेथड, इसको भी देख लीजिए फटाक से, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला देख लिया इसलिए बता दे रहा हूँ। लास्ट पर्टिकुलर स्लाइड में आपने एक फॉर्मूला देखा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्क्वायर बाय 2m। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी? हाँ सर, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सेकेंड पार्टिकल की, तो मैं कैसे निकालूंगा, पी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m2, इससे निकाल लूंगा। हाँ सर, p की वैल्यू पता है क्या? नहीं सर, हमको इसकी वेलोसिटी पता ही नहीं थी, तो हम इसका मोमेंटम कैसे निकालते? अरे भैया, मोमेंटम इसका और इसका तो बराबर होगा ना, बस डायरेक्शन में अलग होगा। जितना मोमेंटम इसका होगा उतना ही मोमेंटम इसका होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग होगी, ताकि दोनों ऐड होकर एक पॉजिटिव रहे एक नेगेटिव रहे, मैग्नीट्यूड सेम रहे, तो आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखो ना, आपने लिखा तो है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, 12 इंटू v2, जितना मोमेंटम बनाएगा उतना ही मोमेंटम 18 इंटू 6 भी बना रहे हैं, यानी कि ये मास इंटू वेलोसिटी। समझे कि नहीं समझे? तो आपके पास मोमेंटम था, तो आप यहां पर लिख सकते थे 18 इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 12। समझे? बिना वेलोसिटी निकाले सीधे सीधे आप भी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते थे। यहां पर आपको 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा लग गए, यहां पर आपको कुछ भी स्टेप एक्स्ट्रा नहीं लगाए, बस आपको यहां स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। बस इसको आप सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे कितनी आ जाएगी, 486 जूल। क्लियर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब देखो 3 इक्वल पार्ट होने लग गए। एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 इक्वल पार्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एट स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द थर्ड पार्ट। अच्छा, एक रॉक रखा हुआ है, ठीक, 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक हो रहा है क्या, 3 इक्वल पार्ट्स। तो अगर इसका मास है मान लो 3m, मान लो, चलो इसका मास कितना है, 3m है, ठीक। ये 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक होने वाला है। इनिशियल मोमेंटम 0 रेस्ट पे रखा हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स भी क्या है, 0 है। 3 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट जो है, मान लीजिए m मास का, वो जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। इसके राइट एंगल पर दूसरा मास जा रहा है, इसके राइट एंगल पर टूटकर दूसरा मास जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? ये 3 पार्ट में टूटा बेटा। हाँ, 3 पार्ट में, m m और m। टोटल मास 3m था, उसके बाद m में टूट गया। तो एक m मास चला गया 6 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा m मास चला गया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ दिस मास। ये 6 मीटर पर सेकेंड से इधर चला गया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये 8 मीटर पर सेकेंड से चला गया। अब तीसरा पार्ट जो था वो कितना था भाई, m मास का था, वो कहाँ जाए, वो कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ जाए? वेक्टर तो सबने पढ़ा है, सबको पता है बेटा कि यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो हमको फाइनल मोमेंटम भी क्या करना है, 0 करना है। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, इसका मास है m, वेलोसिटी है 6, तो आप बोलोगे मोमेंटम कितना है भाई इस डायरेक्शन में, 6m। मोमेंटम कितना है इस डायरेक्शन में, 6m। इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है, 8m। हाँ कि ना? तो भाई इस डायरेक्शन में मोमेंटम है 6m, इस डायरेक्शन में मोमेंटम है 8m। तो इसका रिजल्टेंट जितना यहाँ पर आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं सेम मोमेंटम बनवा दूं तो ये मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट मोमेंटम 0 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे?
इन दोनों का मोमेंटम, ये 8m है, ये 6m है, तो ये कितना बन जाएगा बताओ मुझे, 10m बन जाएगा क्या? हाँ सर 10m बन जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 10m बन जाएगा। हाँ, तो अगर मैं इसी की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट यहाँ पर मोमेंटम जनरेट कर दूं तो ये मोमेंटम इसको काट देगा और नेट मोमेंटम कितना आ जाएगा, फाइनल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए वैल्यू भैया फाइनल मोमेंटम की? यहाँ पर जो तीसरा मास होगा m, वो किस वेलोसिटी से जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड से, तो मोमेंटम कितना बन जाएगा, 10m। ये 10m ये 10m एक दूसरे को काट देंगे। इसको करने का एक बड़ा तरीका भी है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, मत करो आप उससे, फालतू आप उलझोगे, कोई टेंशन नहीं है। एंगल वेंगल सब निकाल लोगे यार आप, कोई बड़ी बात नहीं। देखना है क्या, बड़ा तरीका भी देखना है? हाँ सर बड़ा तरीका भी दिखा दो, छोटा तो मैंने आपको बता दिया, आओ बड़ा तरीका भी देख लेते हैं। बड़ा तरीका बड़ा तरीका बड़ा तरीका बड़ा तरीका बड़ा तरीका, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, हमको बोर्ड की ज़रूरत है क्योंकि अब जैसे आप देख सकते हैं पिछले केस में ये 2 मास थे, एक तीसरा मास ये m था, तो तीसरा मास एक m यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ मैं, ये तीसरा मास m मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है ना। इन दोनों का जो रिजल्टेंट था वो यहाँ कहीं जाएगा, हाँ कि ना, 8m का स्क्वायर 6m का स्क्वायर कितना आ रहा था, 10m आ रहा था, याद है? हाँ सर याद है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहाँ पर जो रिजल्टेंट वाला खेल है वो हम लास्ट वाले स्लाइड में खेल चुके हैं, देखो खेल चुके हैं नहीं? हाँ सर। इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझे कि यार अगर हम रिजल्टेंट ना निकालें और ऐसा करें, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ऐसा करें कि यार इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा m इंटू वी, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। अगर ये वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल आउट कर देता है, इस मोमेंटम को, और ये वाला कंपोनेंट इस मोमेंटम को कैंसिल आउट कर देता है बेटा, तो मोमेंटम कंजर्व होकर 0 हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0, फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0। अगर ये वाला कंपोनेंट इस मोमेंटम का, ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस कर लेता है, ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस कर लेता है, तो मैं बोल रहा हूं कि फाइनल मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हो जाएगा और मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर मान लो ये थीटा है एंगल, तो ये एम वी है, तो ये कितना हो जाएगा, एम वी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, एम वी साइन थीटा। नहीं, हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। तो एम वी कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो किसको बैलेंस करेगा मुझे बताओ? एम वी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? 6m को बैलेंस करेगा। और एम वी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? 8m को बैलेंस करेगा। नहीं समझ रहे हो क्या? हाँ सर समझ रहे हैं। एम वी कॉस थीटा 6m को करेगा, एम वी साइन थीटा 8m को करेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अगर मैं इनका रेशो ले लूँ, है ना, या मैं ऐसा बोलूँ यार m से m तो पहले काट दो, m से m पहले काट दो। हाँ चलो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्वायर करता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा। तो मैं इसकी स्क्वायरिंग करके इसकी स्क्वायरिंग करके क्या कर देता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो पहली इक्वेशन का स्क्वायर प्लस दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर, आ जाओ, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको आप 1 बोल दोगे। ये कितना बन जाएगा भाई, 10 का स्क्वायर बन जाएगा। नहीं, ओके सर, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये बड़े तरीके से भी कर सकते हो। इसमें एक फायदा है, और वो फायदा क्या है, आओ जरा उसको भी सीख लेते हैं। फायदा क्या है बड़े मेथड का? फायदा क्या है इस मेथड का? फायदा यह है कि अगर कल को आपसे पूछ लेता है कि बताओ किस डायरेक्शन में आपका मास जा रहा है, किस डायरेक्शन में आपका मास जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बोलोगे यार हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर जा रहा है। अगर आपसे डायरेक्शन पूछता है, फायदा बता रहा हूं मैं, अगर आपसे डायरेक्शन पूछता है तो आप ये वाली मेथड लगाकर डायरेक्शन निकाल सकते हो, यानी कि tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हो। और tan थीटा कितना होगा बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एम वी साइन थीटा अपॉन एम वी कॉस थीटा। ओए होए 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 होए, अरे होए 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 होए, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। एम वी साइन थीटा की वैल्यू 8m के बराबर है ना, और एम वी कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, 6m के बराबर है। दोनों का रेशो ले लो, बात खत्म। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एम वी साइन थीटा किसके बराबर था, 8m के बराबर था। ठीक, और बेस किसके बराबर है, एम वी कॉस थीटा के बराबर है। एम वी कॉस थीटा किसके बराबर है, 6m के बराबर है। m से m कट गया, कितना आ गया, 2 चौको 8, 2 तिया 6, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 आ गया। इससे आप थीटा निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर है 4, तो आ जाएगा थीटा कितना, 53 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 53 डिग्री।
क्लियर? तो आपको डायरेक्शन भी फाइंड आउट अगर करने को बोलता है तो आप इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन, एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। An explosion breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. 2 of them go off at right angles. ठीक है ना, 2 चले गए राइट एंगल पे, एक ऐसे चला गया एक ऐसे चला गया। The first part of the mass 1 kg moves with the speed of 12 मीटर पर सेकेंड and second part moves with the speed of 2 kg पर सेकेंड। ठीक है ना, तो मैं बोल रहा हूँ पहला पार्ट जो 1 kg का था, यहाँ पहले तो एक बना लेते हैं रॉक, सिंपल सा, ये हमारी रॉक है, ठीक है ना, इंटू 3 पार्ट्स, ठीक है, 2 kg है 1 kg है, 3 पार्ट में तोड़ रहे हैं, एक 1 kg का है, एक 2 kg का, और पूछ रहा है मास बताना है तीसरे पार्ट का। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में तोड़ते हैं। इनिशियली रेस्ट पे रखा हुआ है तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है ना, एक पार्ट का मास है 2 kg, एक पार्ट का मास है 1 kg, एक पार्ट का मास है कितना, m kg। ठीक, जो 2 kg वाला मास है, फाइनल कंडीशन में देख रहा हूँ, देखो फाइनल कंडीशन का जो मोमेंटम होना चाहिए बेटा, वो किसके बराबर होना चाहिए, इनिशियल कंडीशन के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। ठीक, मुझे पता है कि जो 2 kg वाला मास है ना, वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, जो 1 kg वाला मास है वो जा रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो 1 kg वाला मास है वो 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, और जो 2 kg वाला मास है वो जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विद 4 मीटर पर सेकेंड देन इट्स मास इज, अब आपसे मास पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट मैंने बोल दिया भाई, ये है आपका थर्ड पार्ट जिसका मास m है, वो जाएगा इस डायरेक्शन में जिसका मोमेंटम होगा mv। क्लियर, या mv3 कर लो इसको, mv3। क्लियर, सिंपल वही केस, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये कितना हो जाएगा, 2 × 8, 8 दूनी 16। अरे यार, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी 2 × 8 यानी कि 16 मीटर kg मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर मोमेंटम कितना होगा, यहाँ मोमेंटम हो जाएगा 1 × 12, 1 × 12। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 0 2 और 1 3 और 1 4, ये कितना आ गया 400, और इसका रूट कितना लग गया, 20 लग गया। ठीक है ना, अब ये जो मोमेंटम है mv3, ये किसके बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में 20 के बराबर होना चाहिए, तभी तो इसको कैंसिल आउट करके फाइनल मोमेंटम कितना ले आएगा, 0 के बराबर। बेटा इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। सिंपल सी बात, तो हम बोलेंगे एज मोमेंटम इज कंजर्व्ड। चलो, mv3 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, आपको वेलोसिटी दे दी गई है कि ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। वेलोसिटी आपको गिवन है, आओ मैं लिख देता हूँ, v3 आपको गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। लो भाई, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड पुट कर दो, 20, m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 kg। समझे या नहीं समझे, है ना। इसको आप बुक्स में सॉल्व करते हुए देखोगे जब, तो बुक्स में थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया गया है, जरा मैं उसका भी डिस्कशन आपसे कर लेता हूँ। इसको मिटा दूँ, हाँ सर इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको, या मैं बोलूँ यार इसको रहने दो, डायग्राम को, डायग्राम हमारे काम का है। आओ, डायग्राम हमारे काम की हाय, डायग्राम हमारे काम की हाय। देखो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर मैं बोल दूं भाई इसका मोमेंटम p2 है, p2 वेक्टर, इसका मोमेंटम कितना है, p1 वेक्टर है, इसका मोमेंटम कितना है, p1 वेक्टर है, और इसका मोमेंटम कितना है, मान लिया मैंने p3 वेक्टर है। ठीक है ना, तो मुझे पता है भाई p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर, तभी तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। हाँ कि ना, हाँ सर, हम जानते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। आप बोल रहे हो p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर का सम, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है। ठीक है ना, तो 0 इज इक्वल्स टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर, ये हो गया, ओके हो गया सर। क्या मुझे p1 वेक्टर बता सकते हो कितना होगा, बताओ बताओ, p1 वेक्टर कितना होगा, इसका मास है 1, वेलोसिटी कितनी दी गई 1 kg की, 12 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हो कि नहीं, इसकी वेलोसिटी आपको कितनी दी गई है, 12 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मोमेंटम कितना बनेगा, मास इंटू
वेलोसिटी। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बिल्कुल बनेगा। अच्छा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड तो पता है 12 इंटू 1, मैग्नीट्यूड पता है 12 इंटू 1, ठीक है ना। डायरेक्शन कहाँ है बेटा? आई कैप में, पॉजिटिव आई कैप में, ठीक। P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर बताओ। P2 वेक्टर इस डायरेक्शन में, जो क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इसकी कितनी है इस डायरेक्शन में भाई? कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, ठीक है। V2 ये मोमेंटम कितना बनाएगी? मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि 8 दूनी 16। मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास कितना? 16। बट इसकी डायरेक्शन कहाँ है बताओ? जे कैप में है। हाँ तो ये वेक्टर फॉर्म में मैंने जे कैप में लिख दिया। प्लस आपको P3 वेक्टर निकालना है। P3 वेक्टर बेटा कितना आ जाएगा? -12 आई कैप माइनस 16 जे कैप इज इक्वल टू P3 वेक्टर। लो बेटा, माइनस आई कैप, अगर आप इसका कंपोनेंट करोगे तो बेटा इसका एक कंपोनेंट माइनस आई कैप में आएगा, इसका एक कंपोनेंट माइनस जे कैप में आएगा। खत्म बात, सही कर रहे हो मतलब आप। अच्छा, अगर आपको कोई बोले कि यार इस मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकाल कर बताओ, तो आप क्या करोगे? 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, सेम वही चीज, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 20 kg मीटर पर सेकेंड। लो आ गया। अब आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया है मोमेंटम का, है ना। तीसरे पार्ट का जो मास है m, उसका मोमेंटम कितना आया है? 20 kg मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपके पास ऑलरेडी है और वो कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप मोमेंटम को वेलोसिटी से डिवाइड करोगे तो आपको मास मिल जाएगा कितना? 5 kg। क्लियर? दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक तो मैंने ये करवा दिया है, एक तो मैंने ये करवा दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। A 1 kg stationary bomb is exploded in 3 parts having mass 1:1:3। ठीक है, 3 पार्ट है, एक हिस्सा और तीसरा हिस्सा, ठीक है। पार्ट्स हैविंग सेम मास मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटी 30 मीटर। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। पहले आप एक बड़ा मास बना लो। बड़ा मास कितने मास का होगा? 3 और 1 4 और 1 5, 5 m का, ठीक है ना। रेस्ट पर है, अगर रेस्ट पर है तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ इसका? 0 हो गया। क्या ये बात पक्की है? जी सर ये बात पक्की है। आगे अब वो बोल रहा है कि 2 इक्वल पार्ट, अगर मैं एक पार्ट m ले लूं और दूसरा पार्ट भी m ले लूं, है ना, एक पार्ट m एक पार्ट m बोल रहा है ना वो। देखो, पार्ट्स हैविंग सेम मास m और m मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये चला गया इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये चला गया इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी आपको दी गई है 30 मीटर पर सेकेंड और इसकी भी वेलोसिटी आपको कितनी दी गई है? 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन द वेलोसिटी ऑफ द बिगर पार्ट विल बी, बिगर पार्ट कितना बचेगा बेटा बताओ? बिगर पार्ट कितना बचेगा? m 2m बचेगा कितना? 3m। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक। तो मैं जानता हूं कि यार इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में बनेगा, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में बनेगा, दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अरे बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में कितना है? m इंटू 30। इसका मोमेंटम कितना है? m इंटू 30। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। यहां पर इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बताओ मुझे? अंडर रूट 30m का होल स्क्वायर प्लस 30m का होल स्क्वायर। समझे? हाँ सर समझ गए। अंडर रूट ये कितना हो गया भाई? ट्वाइस ऑफ 30m का होल स्क्वायर। गलत किया क्या कुछ मैंने? नहीं, ये जो स्क्वायर है रूट खा जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 30m रूट 2। क्या बचेगा? 30m रूट 2। तो ये आया 30m रूट 2। क्लियर? इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना आ रहा है बेटा? इनका रिजल्टेंट मोमेंटम इस डायरेक्शन में 30m रूट 2 आ रहा है, ठीक है ना। इस मोमेंटम को इस मोमेंटम से बैलेंस होना पड़ेगा, इस मोमेंटम को काटना पड़ेगा इस मोमेंटम को, तभी तो बेटा फाइनल मोमेंटम 0 होगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की कंडीशन है। इन दोनों का रिजल्टेंट आया है 30m रूट 2 इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैंने क्या लगा दिया? सेम मोमेंटम लगा दिया, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बताओ मुझे इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना होगा? 3m इंटू वेलोसिटी v, यही होगा? हाँ सर, तो इन दोनों मोमेंटम को क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो 30m रूट 2 इज इक्वल टू 3m v। m से m चला गया 3, v की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। समझे? चलो वेरी गुड, 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन। हा वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन आया है। एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर। लो, एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर। बेटा ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? हवा में उड़ रहा है, इसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं है।
ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हवा में उड़ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल मोमेंटम होगा। नहीं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में थोड़ी ना है यार, इनिशियल मोमेंटम में तुरंत जीरो कर देता अगर ऐसा लिखा होता कि ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर है। लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं लिखा है तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि मोमेंटम कंजर्व है। क्यों बोल सकते हैं सर? आगे पढ़ो। ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर मतलब नॉट एट रेस्ट, नॉट एट रेस्ट with velocity 20 i cap plus 25 j cap minus 12 k cap suddenly breaks into two pieces, उड़ते उड़ते दो pieces में टूट गया। whose masses are in the ratio 1:5, whose masses are in the ratio 1:5, ठीक है। okay, the smaller mass flies off with the velocity of this, अच्छा the velocity of the larger piece will be, ठीक है। mass total कितना है बेटा? initially 6m, ठीक है ना, 5m 1m है ना, टोटल मास है 6m। ये चल रहा है बेटा किसी वेलोसिटी से और वो वेलोसिटी आपको दे दी गई है कितनी? v1, कितनी? 20 i कैप 25 j कैप माइनस 12 k कैप। समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये सडनली उड़ते उड़ते दो पार्ट में टूट गया भैया, दो पार्ट में टूट गया, ठीक। एक पार्ट है इसका ये, ठीक है ना, जिसका मास है 1m, या मैं सीधे सीधे लिख देता हूं m, जिसका मास है m, ठीक है ना। वो किस वेलोसिटी से चलने लग गया भैया? वो चलने लग गया 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप, इससे, ठीक है ना। द वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पार्ट विल बी, अच्छा एक पार्ट और है, वो पार्ट कितना बड़ा होगा भाई? 5m मास का होगा। मेरी बात समझना। अब वो किस डायरेक्शन में है मुझे नहीं पता, है ना, किस डायरेक्शन में मुझे नहीं पता, मैं बना दे रहा हूं कोई भी डायरेक्शन, बाद में मुझे डायरेक्शन पता चल जाएगी। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है v3, क्या वेलोसिटी है? v3, ठीक है ना। ओके, अगर ये इनिशियली मोमेंटम इसका जीरो नहीं है तो फाइनली भी मोमेंटम जीरो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखिए दोनों का वेलोसिटी भी क्या है? सेम डायरेक्शन में, कैंसिल आउट नहीं करेंगे, जीरो नहीं होगा मोमेंटम इस बार बाबा। इनिशियली भी मोमेंटम है, फाइनली भी मोमेंटम होगा। इससे पहले केसेस में क्या होता था? इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होता था, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होता था, क्योंकि इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता था। बट यहां दिक्कत ये हो गई कि यार ये चल रहा था किसी वेलोसिटी से, चलते चलते अचानक ये दो पार्ट में टूट गया। अचानक दो पार्ट में टूट गया मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, इंटरनल किसी फोर्स के कारण क्या हो गया? ये ब्लास्ट हो गया। तो मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। बस इतनी सी बात है। अगर आपने ऐसा लिख दिया है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, बस क्वेश्चन आप सॉल्व कराकर चले जाओगे। चलिए क्या होगा भाई? इनिशियल मोमेंटम 6m इंटू वेलोसिटी कितनी है? 20 i कैप प्लस 25 j कैप माइनस 12 k कैप, नहीं हाँ सर, इज इक्वल्स टू m इंटू v2 की वैल्यू कितनी है? 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप, ठीक है ना, प्लस 5m इंटू v3। हमें v3 की वैल्यू पता करनी है। आइए पहले तो मुझे दिख रहा है m m m उड़ा दिया, मल्टीप्लाई किया 6 दूनी 12, 120 i कैप, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 संग 150 j कैप माइनस 12 पंचे 7, 12 छंग 72, 72 k कैप इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप प्लस 5 v3। क्लियर है? देखो 120 माइनस 100, ये 100 आएगा, इधर माइनस होगा तो कितना बचेगा? 20 i कैप प्लस 150 माइनस 35, 150 माइनस 35 कितना बचेगा? 15, 115 है ना। ये कितना हो जाएगा? 115 j कैप। 150 माइनस 35, 35 और 10 45 और 5, ठीक है, वेरी गुड। माइनस 72 k कैप है, ये आएगा माइनस 8 कितना हो जाएगा? माइनस 80 k कैप हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ v3। अब मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक, 5 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा? 5 से काटा काटना क्यों है, नीचे ही कर देता हूँ, 5 चौको 20, ठीक है ना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छक्के 30 इज इक्वल्स टू v3। ऑप्शन में देखो है क्या कुछ ऐसा? 4i कैप प्लस 23 j कैप माइनस 16 k कैप, आंसर आ गया बी। क्लियर है? कुछ भी नहीं किया है हमने, वेक्टर में दे दिया था तो कोई बड़ी भारी बात थोड़ी ना हो गई, कंसेप्ट तो वही है।
हाँ, यहां पर एक नई कंसेप्ट हमको देखने को मिली कि इनिशियली बॉडी रेस्ट पर नहीं है, इनिशियल उसका मोमेंटम जीरो नहीं है। यहां लिख दे रहा हूं, इनिशियल मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो नहीं होगा। हाँ, लेकिन इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। क्लियर, इस बात में दो राय नहीं है। आइए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई इसको। पानी कहाँ है, मैं जब तक पानी पी लेता हूं, पढ़िए इसको। अ पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स। सडनली का क्या मतलब होता है, बार बार मैं समझा चुका हूं। सडनली ब्रेक्स मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना, जीरो। ऑन इट्स ओन इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। अच्छा, 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ मास m ईच मूव अलोंग, अरे यार, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। लो 5m का मास इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम जीरो। बोल दिया है नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाएगा। 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ मास m एंड m, एक फ्रेगमेंट है आपका m, दूसरा भी फ्रेगमेंट है आपका m, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं v वेलोसिटी से। देखो डायरेक्शन विद स्पीड v, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। अच्छा, अब यहां पर जो तीसरा मास बचेगा बेटा, वो कितना होगा, 3m होगा क्या, m 2m 3m कितना बन जाएगा, 5m बन जाएगा। ठीक, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मोमेंटम m भी इधर होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा। इसका नेट रिजल्टेंट कितना बनेगा मुझे बताओ, mv का कितना बनेगा, √2mv, यही बनेगा इनका रिजल्टेंट। हाँ सर, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, हाँ सर। तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, बोल देते हैं भाई इन दोनों का रिजल्टेंट जो मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो 3m का जो मोमेंटम आएगा वो एग्जैक्टली अगर इस डायरेक्शन के अपोजिट आ जाए तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, और फाइनल मोमेंटम क्या बना देगा, जीरो, जो कि होना भी चाहिए, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई। इसका मोमेंटम कितना होगा, मान लीजिए वेलोसिटी इसकी v है, तो मोमेंटम होगा 3 टाइम्स ऑफ m इंटू वी। समझे या नहीं समझे। अच्छा, यहाँ पर v था तो मैं इसको u कर देता हूँ, इसको मैं u ले लेता हूँ, ठीक है ना। सेम वेलोसिटी नहीं लेंगे, वेलोसिटी क्या ले लेंगे, u ले लेंगे। समझे, हाँ सर समझे। तो ये मोमेंटम इस मोमेंटम को कैंसिल आउट करना चाहिए, तो हम बोलेंगे √2 टाइम्स ऑफ mv इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ m इंटू यू। m से m कट गया, क्या बचा, √2 टाइम्स ऑफ v इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ u। अरे समझे कि नहीं, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, √2 टाइम्स ऑफ v डिवाइड बाय 3। लो, इसकी वेलोसिटी आपके पास आ गई कि 3m वाला मास किस वेलोसिटी से जाएगा। वो पूछ रहा है द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, फूटने के बाद एनर्जी रिलीज क्या है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी भैया, टोटल काइनेटिक एनर्जी m मास की, काइनेटिक एनर्जी m मास की प्लस काइनेटिक एनर्जी 3m मास की। आओ, ठीक है, चलो भाई। काइनेटिक एनर्जी m मास की कितनी होगी यार, ये m मास जा रहा था v वेलोसिटी से, याद करो ना, ये m मास जा रहा था v वेलोसिटी से। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी m मास की होगी हाफ mv स्क्वायर, प्लस दूसरे की क्या होगी हाफ mv स्क्वायर, प्लस तीसरे की क्या होगी हाफ m नहीं 3m। मास कितना है 3m, वेलोसिटी कितनी है बेटा, वेलोसिटी आई है, अच्छा वेलोसिटी का स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अपॉन 9 इंटू वी स्क्वायर। गलत कहा क्या कुछ, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो √2 का स्क्वायर होगा 2, 3 का स्क्वायर होगा 9, v का स्क्वायर होगा v स्क्वायर, लिख दिया मैंने साफ साफ। चलिए आइए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m बाहर निकाल लेता हूँ, हाफ m मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा v स्क्वायर प्लस 3 तिरका 9, तो हो जाएगा 2/3। ठीक, 2/3 v स्क्वायर। अच्छा, v स्क्वायर तो मैं बाहर ही निकाल रहा हूँ ना यार, v स्क्वायर तो मैं बाहर ही निकाल रहा हूँ। 1/2 mv स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, बचा क्या 1 प्लस 3 से 3 कट गया है, रे 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 रे, ये कितना आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस 2/3, 2 प्लस 2/3, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 कितना हो जाएगा 8/3। आइए भाई इसको सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m
वी स्क्वायर इंटू 8/3, काटा 2 चौको 8, कितना आ गया 4/3 एम वी स्क्वायर, 4/3 एम वी स्क्वायर ए ऑप्शन, 4/3 एम वी स्क्वायर ए ऑप्शन। क्लियर? कोई टफ चीज? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी रिलीज मतलब काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहा था, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज हुई जब वो फूटा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर दो, निकाल लो और ऐड कर दो। चलिए भाई आगे बढ़े। ओ हो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मास ऑफ 1 kg इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। जो बोल रहा है वो करता जाऊंगा मैं। मास ऑफ 1 kg, ठीक, थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी आपको कितनी दे दी गई है, 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, आफ्टर 5 सेकेंड्स इट एक्सप्लोड्स। अच्छा, 5 सेकेंड बाद तो बेटा वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, ये बात पक्की है, और एक्सप्लोड होने की बात ही है। एक्सप्लोड होने के जस्ट पहले मुझे बताओ इसकी कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? क्या इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी क्या? एक्सप्लोड होने के जस्ट पहले वेलोसिटी 0 कब होती है? जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो, जब अपने मैक्सिमम हाइट पे होती है। हाँ कि ना? हाँ सर, मैक्सिमम हाइट पर होती है, ठीक है ना, तब वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। समझना, क्या 5 सेकेंड बाद ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा जो इसकी वेलोसिटी जस्ट ब्लास्ट होने से पहले? अरे यार नहीं समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बोल रहा हूँ ब्लास्ट होने से पहले, ये ब्लास्ट होने की कंडीशन है ना, ब्लास्ट होने से जस्ट पहले 5 सेकेंड बाद जब टी की वैल्यू कितनी होगी, 5 सेकेंड, मुझे बताओ क्या इसके पास कोई वेलोसिटी होगी? चलो अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ 20 से, जस्ट इतना पूछता हूँ कि ब्लास्ट होने से पहले 5 सेकेंड पर जब ये बॉल ऊपर पहुँच जाएगी, ये मास ऊपर पहुँच जाएगा, इसके पास कोई वेलोसिटी होगी? अगर वेलोसिटी 0 हुई, इफ वेलोसिटी इज 0, इफ वेलोसिटी इज 0, इसका मतलब ये है अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया है। कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। हम ये चेक कर लें कि ये मैक्सिमम हाइट पर कितने टाइम में पहुंचेगा। वैसे सब करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिमाग लगाने के लिए सारी चीजें बता रहा हूं। मुझे बताओ क्या ये 5 सेकेंड में अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया होगा क्या? नहीं, ये मैक्सिमम हाइट पे कितने टाइम में पहुंचेगा? टाइम ऑफ असेंट T1 कितना होगा, U/g बेटा। U की वैल्यू आपको कितनी दी है, 100 मीटर पर सेकेंड, इसी से आपने बॉल को फेंका है, ठीक है। नीचे 10 काटा, कितना आया, 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड बाद ये बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी। समझे कि नहीं समझे? जब t 10 सेकेंड्स हो जाएगा, है ना, तो इसका मतलब ये है मास विल बी एट मैक्सिमम हाइट, will be at maximum height, mass will be at maximum height 10 सेकेंड में। लेकिन ये तो 5 सेकेंड में पूछ रहा है, मतलब ये आधी दूरी पर होगा, मतलब इसके पास वेलोसिटी 0 नहीं होगी। जस्ट ब्लास्ट होने से पहले इसके पास वेलोसिटी होगी, 0 नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे? ये मैंने क्यों बात की? क्योंकि भैया मुझे इनिशियल मोमेंटम जानना है। ब्लास्ट होने से जस्ट पहले इनिशियल मोमेंटम क्या था? अगर वहां वेलोसिटी 0 होती तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाता। बट ब्लास्ट होने के जस्ट पहले जब t = 5 सेकेंड पर आप देख रहे हो तो वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी 0 नहीं है बेटा। वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू है, और अगर वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ है तो इनिशियल मोमेंटम भी बेटा 0 नहीं है। बस ये बात आपको समझानी थी मुझे। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो मुझे ये बता दो बेटा 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ब्लास्ट होने से पहले की बात कर रहा हूं, बस बाकी बातें बाद में करेंगे। ब्लास्ट होने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी मुझे बता दो, बॉल की। अच्छा, बॉल या मास जो भी है, मास, वेलोसिटी ऑफ मास आफ्टर 5 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मास आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड क्या होगी मुझे बताओ? v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, ठीक। अच्छा, v की वैल्यू कितनी है निकालना है। v इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना होगा -g के बराबर, तो -10 इंटू 5 सेकेंड में आपको चाहिए तो 100 माइनस 50, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? ओके, चलो। मतलब ब्लास्ट होने से जस्ट पहले समझना वेलोसिटी कितनी थी। ब्लास्ट होने से जस्ट पहले वेलोसिटी थी कितनी बेटा? 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और जब ब्लास्ट हो गया, आओ जरा उसकी कहानी समझते हैं।
क्या हुआ, इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, 1 पार्ट ऑफ द मास 400 ग्राम कम्स डाउन विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। एक पार्ट इसका टूटा, एक पार्ट इसका टूटा, एक पार्ट इसका टूटा, ठीक है ना, ओके। 400 ग्राम का, 1 केजी में से 400 ग्राम टूट गया, यानी कि कितना किलो टूट गया, 0.4 केजी टूट गया, और ये नीचे चला गया किस वेलोसिटी से, 25 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर इसकी वेलोसिटी आप v1 ले लो तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2, 25 मीटर पर सेकेंड, हाँ सर, ठीक है ना, ओके। और बचा दूसरा पार्ट, बचा दूसरा पार्ट कितने मास का, 0.6 केजी का। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मिलकर क्या बनाना है, 1 केजी बनाना है, ठीक है। 600 ग्राम वाला जो मास होगा उसकी वेलोसिटी में मान लेता हूं कहां है भाई, ऊपर की तरफ है। ऑब्वियस सी बात है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको धक्का दे देगा ऊपर की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली कहां है, ऊपर की तरफ है, v3। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, चलो 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 चलो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज, अरे 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 बेचा 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 बेचा, क्या हो गया तुमको, क्या हो गया तुमको, हैं इतना गुस्सा करोगे क्या। चलिए सही है, अब इसको मिटाता हूं, मिट जा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर आएगा। आप मेरा गणित समझे, लॉजिक समझे, मैंने 5 सेकंड बाद ये चेक किया है कि उस मास के पास वेलोसिटी है कि नहीं। अगर वेलोसिटी 0 हो जाती तो उसका मतलब ये है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता। तो हमने देख लिया मैक्सिमम हाइट वो कितने टाइम में पहुंचेगा, आपने बोला 10 सेकंड में पहुंचेगा, लेकिन यहाँ तो 5 सेकंड में पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फूटने से पहले उसके पास वेलोसिटी होगी, तो इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं होगा, बस खत्म। तो इनिशियल मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू 0, बट क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, दिस इंप्लाइज इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा मुझे बता सकते हो, सर मास है 1 केजी, वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल मोमेंटम मुझे बता सकते हो कितना होगा, मैंने बोला भाई 0.6 केजी इंटू वेलोसिटी ऊपर की तरफ v3 माइनस वेलोसिटी मैंने नीचे की तरफ नहीं ली, उसने बोला है कि नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर वाली मैंने ऊपर की तरफ ले ली थी। 0.6 केजी की वेलोसिटी मैंने ऊपर की तरफ ले ली थी। अगर मान लो आप गलत करते हो कुछ तो वेलोसिटी अपने आप नेगेटिव में आ जाएगी, आप मान जाओगे कि आपको गलत डायरेक्शन आपने ली है, आपको डायरेक्शन सही करनी है, क्वेश्चन आपको खुद बता देगा। चलो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 25, समझे कि नहीं समझे। आइए, तो ये हो जाएगा कितना 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 55 25, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये है 50, इसको उधर ले आओ, कितना बचा भाई, 5 चौको 20, अच्छा ये भी तो है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये इधर आ जाएगा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 6/10 इंटू v3, 50 और 10 60, 60 इंटू 10 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू v3, 6 धाम 60, तो v3 की वैल्यू आ गई 100 मीटर पर सेकेंड। अरे 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 अरे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो तीसरा पार्ट है जिसको आप v3 बोल रहे हो, ये तो एक पूरा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, या मैं बोलूँ इसके जो 2 हिस्से हैं, एक 25 मीटर पर सेकेंड से नीचे चला गया, तो ये किससे चला गया भाई ऊपर, 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर चला गया, 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर चला गया। समझे कि नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे। थोड़ा सा हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है, मोशन अंडर ग्रेविटी की भी बात कर ली है और उसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं बॉम्ब एक्सप्लोजन को हम ख़त्म और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आपको ये सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। वो सारे लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल से, मैग्नेट ब्रेन्स से, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट से। अगर आप पर्टिकुलरली ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप करना चाहते हैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com से भी कर सकते हैं, और अगर आपको हमारी ऐप से एक्सेस करना है तो प्ले स्टोर पर जाकर आप मैग्नेट ब्रेन्स लिखकर अपनी हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारे कोर्सेज क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी कूपन कोड या खरीदे हुए, है ना। ये बिल्कुल हाई क्वालिटी एजुकेशन है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। हम चाहते हैं कि इसके बदले में आप थोड़ा सा हमें प्यार, थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए। हमें यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।